नमस्कार दोस्तों, आरजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे भौतिक भूगोल की। अपना जो फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा है, इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की जलवायु। भारत की जलवायु। अब भारत की जलवायु को पढ़ने से पहले हमें कुछ टॉपिक हैं उसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा कि भारत की जलवायु जो है ये मानसूनी जलवायु। कौन सी है? मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु। अब मानसूनी जलवायु जो है इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं जिसकी वजह से अपने यहां पे कभी बारिश ज्यादा होती है, कभी बारिश कम होती है। इस बार की बात करें तो इस बार जो है वो एल नीनो का प्रभाव है। तो देखो, ये दो शब्द हैं, ये अपने को सीखना है, ला नीना और एल नीनो। एल नीनो ये क्या होता है? भारत में सूखा। और दोस्तों, इस बार जो है वो एल नीनो जो है ये प्रबल है। तो ऐसी संभावना है कि इस बार भारत में बारिश कम होगी। और जब ला नीनो की स्थिति होती है तब क्या होता है? अधिक वर्षा। अधिक वर्षा। अब ये एल नीनो और ला नीनो क्या है? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैं और यहां बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, ये इस तरीके से। ये है उत्तरी अमेरिका और यहां पे एक देश है, एक महाद्वीप पूरा, ये है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। इधर फिर जो है अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका। और यहां है एशिया महाद्वीप। यहां पे है एशिया महाद्वीप। ये फिर ये पूरा एशिया है, ये है एशिया महाद्वीप। ये जापान है, जापान, चीन, और ये है हमारा भारत। देखिए दोस्तों, एल नीनो और ला नीनो क्या है और इसका भारतीय महाद्वीप पर, भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो एक चीज तो याद रखना, हवाएं जो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। यहां पे एक देश है जिसका नाम है पेरू। क्या नाम है? पेरू। अब देखिए, यह है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, यह प्रशांत महासागर है। और यह है हिंद महासागर। दोस्तों, एल नीनो और ला नीनो का संबंध हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से है। यहीं पे अब देखिए क्या कारण है। सामान्यतः ला नीनो जो है 3 से 4 साल लगातार ला नीनो रहता है और उसके बाद में 1 साल या 2 साल रहता है एल नीनो। 3-4 साल लगातार। अब यह है क्या? जब, ध्यान से सुनना दोस्तों, यहां पेरू तट है, यहां पे हमेशा शीतल धारा बहती है। हमेशा शीतल धारा बहने से यहां जो पाया जाता है वो पाया जाता है उच्च वायुदाब।
उच्च वायु दाब। और हिंद महासागर में पाया जाता है, इसमें पाया जाता है निम्न वायु दाब। निम्न वायु दाब। ला नीनो है, ये एक ठंडी धारा है, ठंडी धारा। और एल नीनो है, ये एक गर्म धारा है, गर्म धारा है। दोस्तों ध्यान रखना, ला नीनो एक ठंडी धारा है और एल नीनो एक गर्म धारा। ये दोनों धारा का है पेरू के तट पे। अब देखिए, हमेशा यहां पे शीतल धारा बहती है जिसका नाम है ला नीना। क्या नाम है? ला नीना। ला नीना धारा बहती है, जिसकी वजह से देखो जहां पे ठंड ज्यादा होगी, ये नियम है दोस्तों, ठंडा जहां होगा वहां पे वायुदाब होता है उच्च, और जैसे ही गर्म होता है वहां पे वायुदाब होता है निम्न। और हवाएं कैसे चलती है? निम्न से सॉरी हवाएं जो चलती है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। यहां उच्च वायुदाब होता है, उच्च वायुदाब के कारण हवाएं किधर चलेंगी? निम्न वायुदाब की ओर। यहां से हवाएं ऊपर उठेगी, हिंद महासागर को यहां लिख लो आप, ये पूरा हिंद महासागर है। यहां से उच्च वायुदाब के कारण हवाएं ऊपर उठेगी और यहां इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, यहां पे ये हवाएं नीचे उतरती हैं। अब इधर निम्न वायुदाब की वजह से यहां से मानसून प्रवेश करेगा, यहां से मानसून प्रवेश करेगा, भारतीय मानसून। ये 3-4 साल लगातार इधर उच्च वायुदाब होता है, हवाएं निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, तो यहां से ये उच्च वायुदाब से हवाएं यहां उतरती हैं और यहां से भारत में प्रवेश करती हैं। तो यहां निम्न वायुदाब के कारण यहां से जब ये भारत में प्रवेश करती हैं तो पानी ग्रहण करती हैं और हमारे यहां पर मानसूनी वर्षा होती है 3-4 साल लगातार। तो यह स्थिति कौन सी है? ला नीनो की स्थिति है। कौन सी है? ला नीनो की स्थिति। यहां पे शीतल धारा ला नीनो, उच्च वायुदाब की वजह से हवाएं प्रशांत महासागर से उठेंगी, हिंद इंडोनेशिया पास नीचे उतरेंगे और हिंद महासागर से पानी लेके भारत की ओर तेजी से बढ़ती है, जिससे भारत में क्या होती है? वर्षा होती है। लेकिन कभी कभी इसके विपरीत हो जाता है। इसे जो बोलते हैं, इस क्षेत्र को इसे बोलते हैं वाकर चक्र, क्योंकि एल नीनो जो है यह नाम दिया था वाकर ने। किसने दिया था? वाकर ने। यह है वाकर चक्र। अब 3-4 साल बाद, कभी कभी या 4-5 साल बाद में सिचुएशन उल्टी हो जाती है। ये जो दक्षिण अमेरिका है, यहां पे जो पेरू तट है, पेरू तट, यहां पे शीतल धारा न होकर के गर्म धारा प्रवाहित होने लगती है। अब ये गर्म धारा क्यों प्रवाहित? प्रति चक्रवात, प्रति विषुवत रेखी पवनों के द्वारा यहां पे गर्म धारा प्रवाहित होने से यहां पे उच्च दाब की बजाय निम्न दाब, उच्च दाब की जगह निम्न वायुदाब होने से, अब जैसे यहां निम्न वायुदाब होगा प्रशांत महासागर में, तो हिंद महासागर में कैसा हो जाएगा? उच्च वायुदाब। क्या हो जाएगा? उच्च वायुदाब। जैसे ही यहां निम्न वायुदाब हुआ, इधर क्या हो गया? उच्च वायुदाब। तो यहां से जो हिंद महासागर से जो हवाएं उठेंगी, क्योंकि उच्च वायुदाब हो गया हिंद महासागर में और प्रशांत महासागर में निम्न वायुदाब, और हवाओं का नियम क्या है कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, यहां से हवाएं ऊपर उठेंगी क्योंकि निम्न वायुदाब उच्च वायुदाब हो गया, और ये निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होंगी। परिणाम स्वरूप पेरू के तट पर भारी वर्षा होगी, अर्थात दक्षिणी अमेरिका में भारी वर्षा होगी। किसकी वजह से? एल नीनो की वजह से, क्योंकि एल नीनो के गर्म धारा है, ये 4 से 5 साल में उत्पन्न होती है। तो यहां पे भारी वर्षा होगी। परिणाम स्वरूप हमारे यहां उच्च वायुदाब होने से, निम्न वायुदाब रहा है, उच्च वायुदाब हो गया, तो हवाएं सीधी कहां उतर रही है? पेरू के तट पे। तो भारी वर्षा यहां हो रही है और हमारे यहां पे मानसून क्या हो जाएगा? बहुत ही कमजोर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे प्रबल हवाओं का दबाव नहीं रहेगा और प्रबल धक्का नहीं लगेगा दोलन की वजह से, तो यहां पे जो बारिश है कम होगी। इस वजह से एल नीनो की वजह से हमारे यहां पे बारिश कम होगी, कम बारिश होगी। ज्यादा बारिश कहां होगी? यहां पे पेरू के तट पर। तो एल नीनो एक गर्म धारा है जिसकी वजह से पेरू के तट पर भारी बारिश होती है, और ला नीनो एक ठंडी धारा है जिसकी वजह से भारत में मानसूनी वर्षा अच्छी होती है। तो इस बार जो परिस्थितियां हैं 2023 की जो परिस्थितियां हैं
वो परिस्थितियां है एल नीनो की। किसकी है? एल नीनो की। 2023 की जो परिस्थितियां है वो है एल नीनो की, अर्थात पेरू के तट पर गर्म धारा उत्पन्न हुई है। पेरू के तट पर गर्म धारा उत्पन्न है, जिसके कारण पेरू के तट पर तो क्या है, निम्न वायुदाब हो गया और हिंद महासागर में उच्च वायुदाब, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे मानसून पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और जब भी एल नीनो का प्रभाव होता है भारत में, जो मानसून है वो हो जाता है कमजोर। अब दूसरा कारण देखिए, एक कारण ये है, ये तो हो गया हमारा मानसून क्या होगा, कमजोर। और मानसून जब कमजोर होता है उससे पहले एक संकेत आता है। वो संकेत क्या आता है? वो संकेत ये है, मार्च में 6 पश्चिमी विक्षोभ। अब देखिए यह भी एक अचूक संकेत है। अभी की बात करें, पांचवा पश्चिमी विक्षोभ, 29 मार्च को आ रहा है। इसका मतलब 29 मार्च से लेके 29, 30 और 31 मार्च को उत्तर भारत में आंधी, ओले और बारिश होगी। कहां पे? उत्तर भारत में। अब दोस्तों यहां समझेंगे हम कि ये क्या है, पश्चिमी विक्षोभ क्या है और ये मार्च में क्यों आ रहा है, और इसका क्या। देखो इस विक्षोभ की वजह से हमने बता दिया कि किसानों की जो फसल है वो तो क्या हो गई है, तबाह हो चुकी है। किस वजह से? ओले और बेमौसम की बारिश। अब ये 29 मार्च को फिर आ रहा है पश्चिमी विक्षोभ। इसका मतलब अभी जो है आंधी, तूफान और बारिश और आएगी। 29 मार्च को, आज हो गई 28 मार्च, अर्थात कल परसों 2 दिन किसकी संभावना है? बारिश की। अब देखो पश्चिमी विक्षोभ जब भी बनता है उसका कारण सुनना ध्यान से। दिन में गर्मी, जैसे ही दिन में गर्मी, 2 दिन गर्मी रहेगी, संकेत किसका है? विक्षोभ का संकेत है। अब हम समझेंगे कि ये कहां से उत्पन्न हो रहा है और ये क्या इसका कारण है। देखिए दोस्तों, आज 28 है और अगले 2 दिन उत्तरी भारत में, विशेषकर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में बारिश और ओले की पूरी क्या है, संभावना है। देखिए दोस्तों, यहां से शुरू करते हैं। 25 दिसंबर के बाद सूर्य उत्तरायण होना प्रारंभ करता है, यानी कि 25 दिसंबर के बाद भी सूर्य धीरे धीरे उत्तर की ओर आना शुरू करता है और मार्च तक आते अब देखिए, ये हमारा एक छोटा सा मैं बना देता हूं भारत कैसे क्या है। देखिए दोस्तों, ये हमारा भारत है और ध्यान रखना, पश्चिमी जो विक्षोभ है, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव केवल उत्तर भारत में, केवल उत्तर भारत में। अब देखिए दोस्तों, ये कर्क रेखा हो गई और यहां पे है ये भूमध्य रेखा और ये है मकर रेखा। शीतकाल में सूर्य कहां चला जाता है? यो मकर रेखा की तरफ, यहां पे, यहां से जैसे ही वापस आता है उत्तर की ओर बढ़ता है तो तापमान जो है, तापमान बढ़ने लगता है। जैसे ही तापमान बढ़ेगा, अब देखो भारत यहां है तो यहां एक सागर है इस तरीके से, जिसका नाम है भूमध्य सागर। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। यही कारण है कि हमारे यहां पश्चिम जो बारिश, भूमध्य सागर, जैसे ही सूर्य टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा जो ICTZ है,
ये उत्तर की ओर खिसक जाता है, उत्तर की ओर खिसक जाता है। अब जैसे ही उत्तर यहां पे पेशावर के निकट यहां पे जो केंद्र बनता है वो बनता है निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब क्षेत्र, निम्न वायुदाब क्षेत्र। और दोस्तों मैंने बताया कि हवाएं उच्च दाब से किधर चलती है, निम्न वायुदाब की ओर। अब ये जो क्षेत्र है यहां होता है उच्च वायु दाब, उच्च वायु दाब, और यहां आईटी क्षेत्र अगर ऊपर की ओर खिसक जाता है तो उच्च वायु दाब से हवाएं किधर चलेगी, निम्न वायु दाब की ओर चलेंगी। अब भूमध्य सागर को जब वो पार करती हैं हवाएं तो यहां से पानी भर देती हैं, और जैसे ही इधर आएंगी, अब यहां क्या है, निम्न वायु दाब का क्षेत्र, लेकिन तापमान उतना नहीं है जितना बढ़ना चाहिए, तो तापमान जो है वो कम बढ़ रहा है, तापमान कम बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अब ये जो हवाएं यहां बारिश करती हैं, विशेषकर उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और ये क्षेत्र में। बस तो ध्यान रखना, पश्चिम विक्षोभ से जो हवा बारिश होती है वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और राजस्थान भी इसी क्षेत्र में होती है, इस क्षेत्र में। और यही कारण है यहां पे हमेशा रबी की जो फसल है, रबी की फसल वो पक चुकी होती है, पक चुकी होती है। यहां पे गेहूं, सरसों, चना की फसल पक चुकी होती है, और इसी समय जो है ये पश्चिमी विक्षोभों से ये आंधी तूफान के रूप में बारिश होती है, जिसे बोलते हैं, जब सर्दियों में भी होती है तो उसे तो बोलते हैं मावठ। लेकिन अभी जो हो रही है पश्चिमी विक्षोभों से, पश्चिमी विक्षोभों से जब बारिश होती है उसका कारण क्या है, ये भूमध्य सागर है, ये एक सागर है भूमध्य सागर, यहां से। और ये कब उपस्थिति होती है, मार्च और अप्रैल का प्रथम वीक, इस दौरान। तो दोस्तों अभी मौसम की स्थिति वापस ऐसी बनी हुई है, गर्मी वापस बढ़ी हुई है, तापमान कमजोर, तापमान बढ़ा हुआ है, आज का भी तापमान बढ़ा हुआ है, और निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना हुआ कहां पे, पेशावर के निकट। तो वापस जो पश्चिम विक्षोभ चल रहा है, और ये पश्चिम विक्षोभ अगले 2 दिन और रहेगा, अर्थात 29 और 30 मार्च। तो क्या अपन क्या अनुमान लगाएंगे कि 29 और 30 तारीख को ओले बारिश की संभावना है। और ये कहां है, उत्तर भारत में। कहां पे है, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव केवल कहां पड़ेगा, उत्तर भारत में पड़ेगा, केवल उत्तर भारत में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड और राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी केवल उत्तरी राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर तक बहुत कम जाता है। अगर बात करें दक्षिण भारत की तो दक्षिण भारत में पश्चिम विक्षोभ का असर नहीं होता। गुजरात में, महाराष्ट्र में, केरल, कर्नाटक में वर्तमान में ना तो ओले गिर रहे हैं ना बारिश हो रही है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव केवल कहां होता है, उत्तर भारत में। क्यों, क्योंकि आईटीसीजेड जो है, आईटीसीजेड ये उत्तर की ओर खिसक जाता है। तो भारत में वर्षा जो है इसको प्रभावित करने वाले 2-3 चक्कर हैं। एक तो ला नीनो हो गया, एल नीनो हो गया, और पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ जो है वो फसलों की बर्बादी का कारण है जो मार्च में आता है, और ला नीनो है ये भारतीय मानसून के लिए अनुकूलित है। जितने साल ला नीनो रहेगा भारत में मानसून की वर्षा अच्छी होगी। और जो एल नीनो है, एल नीनो ये भारत में सूखा पड़ने के उत्तरदायी, अर्थात भारत में कमजोर मानसून का कारण क्या है, एल नीनो। और 2023 में कौन सी परिस्थिति बनी हुई है, एल नीनो की, एल नीनो की। तो देखिए दोस्तों ये भारत के लिए बड़ा संकट है, महंगाई भी बढ़ सकती है। कारण क्या है कि बारिश कम होने की संभावना है, पश्चिमी विक्षोभों ने जो है हमारी जो फसल है उसको बर्बाद कर दिया है, फसलों को बर्बाद कर दिया पश्चिमी विक्षोभ ने, और आने वाले मई जून में बारिश की संभावना भी कम लग रही है। उसका कारण क्या है, एल नीनो। तो दोस्तों ये थी हमारी भारत की वर्षा और जलवायु और कृषि को प्रभावित करने वाले जो कारक थे उसके बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।